गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त होंगे, अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे आज कैलकुलस। कैलकुलस में प्रीवियस ईयर साल पेपर की बात करेंगे जो सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड को कवर करेंगे, जिसमें हम कॉन्सेप्ट के साथ में 10 ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और हर टॉपिक की बात करेंगे। पहले हम कैलकुलस की बात करेंगे। कैलकुलस को हम क्यों सबसे पहले पढ़ा रहे हैं, इसमें देखिए ए लिमिट्स एंड डेरिवेटिव आ गया, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, 6 में है इंटीग्रेशन या इसको इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, इस 7th में है डिफिनिट इंटीग्रल्स। इसके बाद आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जो इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको हम एरिया बाउंडेड भी बोलते हैं, एरिया बाउंडेड भी बोलेंगे। 9th में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। 9th पोर्शन में डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। अब देखिए जो ए लिमिट एंड इट्स डेरिवेटिव का पोर्शन है, ये 11th का सिलेबस है, ये कक्षा 11 का सिलेबस है। बाकी जितना जो भी है ये कक्षा 12 का सिलेबस है। इसको हम सबसे पहले पढ़ने का कारण क्या था, सबसे पहले हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें, यूपी बोर्ड की बात करें तो ये है 44 मार्क, 44 मार्क्स का आता है कितने में, 100 मार्क्स में। मतलब कि 44% सिर्फ कैलकुलस ही कवर करती है मैथ में। 44 मार्क आपको कैलकुलस ही दिलवाएगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 44 में 44 मार्क आप पाएंगे अगर यहां से पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट अगर हम सीबीएसई की बात करते हैं, अगर हम सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं तो इसमें 35 मार्क अस्सी मार्क्स में से 35 मार्क्स जो है सीबीएसई बोर्ड में कैलकुलस से आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ने का हमारा कारण इसका यही है, इसे सबसे पहले हम क्यों पढ़ते हैं। अब देखिए लिमिट एंड डेरिवेटिव को पढ़ाने का पर्पज हमारा यही है कि यह कैलकुलस की नींव है, ये कैलकुलस की नींव है, इसको पढ़ना जरूरी है। अगर हमको लिमिट और इसके डेरिवेटिव अच्छे से समझ में आ गए तो हम बहुत चुटकियों में हम सॉल्व करेंगे, किसको, कॉन्टिन्यूटी को, फिर डिफरेंशियबिलिटी को, डिफरेंशिएशन को, बाकी सबको आसानी से करते चले जाएंगे। राइट बच्चों, समझ आ रहा बच्चों। हाँ, तो हम ये जो है यहां पर हम सबसे पहले जो लिमिट्स की बात करेंगे, क्योंकि लिमिट्स कैलकुलस की नींव है। लिमिट एक बार समझ में आ गई तो कैलकुलस में कोई प्रॉब्लम होने वाली आपको नहीं है। तो हम देखते हैं सबसे पहले लिमिट्स है क्या, लिमिट्स क्या है। जैसे लिमिट की बात आती है, बहुत सारे बच्चे अपने हथियार डाल देते हैं, ये हम नहीं होगा। बहुत आसान चीज है लिमिट्स, बहुत ही आसान है, इसको समझते हैं। दिया है लिमिट s टेंडिंग टू 1 2x प्लस 5, लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x प्लस 5। आंसर क्या आ रहा है, 2 into 1 प्लस 5 इक्वल टू 7। आंसर आ गया, 7 आंसर आ गया। जो ये काम यहाँ पर लिमिट कर रही है,
जो एक काम यहाँ पर लिमिट कर रही है, x टेंडिंग टू 1 लिखा हुआ है, वह x की जगह पर 1 पुट किया और आंसर 7 आ गया। यह काम तो यहाँ पर अगर f(x) इक्वल टू 2x प्लस 5 दिया है, अगर हम f(1) की वैल्यू निकालें 2 इंटू 1 प्लस 5 तो 7 आ गया। अब बताइए, जो काम यहाँ लिमिट कर रही थी तो वहां हमें सिंपल फंक्शन में 1 की वैल्यू पुट किया हूं और आंसर 7 आ गया। अब लिमिट पढ़ने का मतलब क्या हुआ? जब आंसर 7 ही आ रहा है दोनों तरीके से, तो लिमिट पढ़ने का मतलब क्या हुआ? आइए देखते हैं। जैसे कि हम लिमिट की बात करें तो यहां पर देखिए, लिमिट का मतलब सीधी सी बात है अवकाश। ये जो लाइंस है इसको हम डिवाइड कर लिए, 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 लाइन को हमने डिवाइड कर लिया, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक। अब अगर हम बात करें लिमिट के लिखा x टेंडिंग टू 2, x टेंडिंग टू 1। x टेंडिंग टू 1 का मतलब क्या होता है? x टेंडिंग टू 1, इसको हम x टेंडिंग टू 1 बोलेंगे। x टेंडिंग टू 1, इसका बच्चों क्या मतलब है कि x की कोई वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, 1 की तरफ बढ़ रही है, एग्जैक्ट 1 नहीं है, एग्जैक्ट 1 नहीं है। एग्जैक्ट 1 क्यों नहीं है? इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? देखिए, x की वैल्यू हो सकती है 0.95, 0.98, 0.99, लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं है। और क्या हो सकती है x की वैल्यू? x की वैल्यू हो सकती है 1.01, 1.02, 1.03। तो ये अगर इसकी x टेंडिंग टू 1 की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या है? 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, 1 की तरफ बढ़ रही है। दूसरी साइड से भी 1 की तरफ इसकी वैल्यू बढ़ रही है। x की वैल्यू 1 की तरफ, इधर से भी 1 की तरफ बढ़ रही है, इस साइड से भी 1 की तरफ बढ़ रही है, लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं है। ठीक। अब जब एग्जैक्ट 1 नहीं है तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट 1 पर हम इसके एक स्टेप लेफ्ट साइड में, एक स्टेप राइट साइड में हम लिमिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। कुछ फंक्शन क्यों निकालते हैं? कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। उस केस में हम क्या करेंगे? उसके एक स्टेप इस साइड में, लेफ्ट साइड में, एक स्टेप राइट साइड में हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया x टेंडिंग टू 1। x टेंडिंग टू 1 का मतलब हो गया x की वैल्यू 1 की तरफ क्या हो रही है? अप्रोच कर रही, बढ़ रही, लेकिन एग्जैक्ट 1 नहीं है। x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? x इक्वल टू 0.95, 0.98, 0.99, ये हो गई बाएं तरफ से। अगर हम दाएं तरफ से बात करें x की वैल्यू 1.01, 1.02 और 1.03 इसकी वैल्यू होगी। तो ये बात हो गई हमको x टेंडिंग टू 1 की। और ये हो गई हमारी एक लिमिट है। 1 क्या है? एक लिमिट है। x की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगी अगर हम बाएं तरफ से बात करें। अब अगर हम दाएं तरफ से बात करते हैं, x की वैल्यू 1 से कम नहीं होगी। इतनी बात समझ लीजिए, यही लिमिट है और वही इसी बात करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1। तो हाँ बच्चों, हम बात करते हैं लिमिट 2x प्लस 1 की।
एक फंक्शन है लिमिट x टेंडिंग टू 1 टू e प्लस 1 की बात करते हैं। तो अब देखिए जैसे जैसे अब यहाँ पर हम मान लेते हैं एक ग्राफ लाइन ड्रा करते हैं। x इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1, x इक्वल टू 1 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 0.99 मान लिया, ये है 0.98 हो गई, ये हो गई 0.95 हो गई। जैसे हम ये हमारा पोर्शन है किधर का, लेफ्ट हैंड लिमिट का, इधर की बात करेंगे ये 1.01 हो गया, 1.02 मान लिया, 1.05 मान लिया। ये पोर्शन हो गया हमारा राइट हैंड लिमिट का, ये है राइट हैंड लिमिट का पोर्शन हो गया। हम एक टेबल बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड का के लिए। x है, fx वैल्यू ब्रेक किया, ठीक। अगर हम 0.95 लेके लेते हैं 0.95, तब देखिए हमारे पास फंक्शन है, इसी फंक्शन यूज करते हैं यहाँ पे fx इक्वल टू 2x प्लस 1 है। जब हम 0.95 पुट करेंगे क्या आएगा, 2 इंटू 0.95 प्लस 1, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 1.90 हो जाएगा प्लस 1, कितना वैल्यू हो जाएगी 2.90। तो आंसर यहाँ पर कितना लिखेंगे 2.90। यहीं पे अगर हम एड यूज करें, अगर यहाँ पर यहीं पे 95 की जगह पर 0.98 यूज करें, ऐसा 0.98 यूज किया, 2 इंटू 0.98 प्लस 1 किया, कितना आएगा 1.96 प्लस 1, वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.96 हो जाएगी। तो 0.98 की वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा 2.96 हो जाएगा। अगर हम 0.99 यूज करते हैं, 0.99 यूज करते हैं, 0. अगर हम 99 यूज करेंगे, f 0.99 यूज किया, 2 इंटू 0.99 प्लस 1, तो ये हो जाएगी 1.98 प्लस 1, वैल्यू कितनी आ गई 2.98, ठीक, 2.98, ठीक। इस फंक्शन की ऐसे वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 1, कितना आएगा 3 आएगा। अब देखिए इसको हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं fx की वैल्यू 3 की तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे x की वैल्यू 0.95 से 0.98 किया, इसकी वैल्यू बढ़ गई, इसकी वैल्यू और बढ़ा इंक्रीज किया, 0.99 किया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2.98 हो गई, ठीक। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे, fx की वैल्यू 3 की तरफ क्या करेगी, अप्रोच करेगी। 3 की तरफ क्या कर रही है, x की वैल्यू अगर 1 की तरफ अप्रोच कर रही है, fx की वैल्यू भी 3 की तरफ क्या करेगी, अप्रोच करेगी। एक कॉन्सेप्ट है लिमिट का, इतना आप लोग समझ लीजिए। तो बच्चों समझ में आ रहा है, तो इसके हम आगे कंटिन्यू करेंगे अभी। हाँ, तो बच्चों हमने लिमिट पढ़ लिया, लिमिट क्या चीज है, लिमिट हम क्यों निकालते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे लिमिट को सॉल्व करने के तरीके।
तो जिसमें पहला एक तरीका है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशनल मेथड। ठीक, जिसे यहां पर दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 2, फंक्शन है हमारा 5x² प्लस 4x प्लस 1, ये गिवन है। इसको हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशनल मेथड में कुछ नहीं करना है, सिंपली जो x टेंडिंग टू 2 की वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। 5 इंटू 2² प्लस 4 बाई 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 20 प्लस 4 प्लस 3, 24/3 आंसर 8 आ गया। ठीक, ये हो गया हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशनल मेथड। लिमिट x टेंडिंग टू दिया है 5, गिवन है mod y प्लस 3, ये हमारा, इसको y टेंडिंग टू 5 कर लो। y टेंडिंग टू 5 mod y प्लस 3 फंक्शन गिवन है हमें। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मोड है, मोड एक मैथमेटिक की ऐसी मशीन है, इसमें कुछ भी डालो निकलना पॉजिटिव है। ये कुछ भी डालो, चाहे निगेटिव डालो तो पॉजिटिव डालो तो निगेटिव। तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव होगा ही, क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। तो आंसर कितना आ गया, हमें 8 मिल गया। तो ये हो गया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में डायरेक्ट हम सीधे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू कोई आ जाएगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारे वो वैल्यू नहीं मिलती है, कुछ और मिलता है, तो उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 2, x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ये गिवन है। ये हमें क्वेश्चन हमें गिवन है। अब अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशनल मेथड से इसको करेंगे, कैसे आएगा, देखो क्या होगा। 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 अपॉन 0। 0 अपॉन 0 आ रहा है। अब बताइए, अब 0 अपॉन 0 आ रहा है तो कौन सी वैल्यू है? एक कोई वैल्यू है जिसको हम देख करके हम मान लेंगे कि आंसर सही है। जब 0 अपॉन 0 आ गया, वहीं से हमें जरूरत पड़ी लिमिट की, कि जहां 0 अपॉन 0 की वैल्यू आ रही है वहीं हमको लिमिट की जरूरत पड़ी, और अलग अलग मेथड ड्राइव हुई है। तो 0 अपॉन 0 आया, इसको बोला गया इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये बोला गया इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म कैसे है? suppose that की बात करें तो दे दिया गया 100/0, 0/100 लिखा हुआ है इसे। ठीक, ऊपर हम पहले क्या मानते थे, ऊपर 0 लिखा हुआ है, ऊपर 0 लिखा हुआ है
नीचे कुछ भी है हम इसको 0 मान लेते थे। ऊपर 100 लिखा कुछ भी है, नीचे 0 है, तो इसको इनफाइनाइट मान लेते थे। ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी है, हम इसको 0 मान लेते थे। ऊपर 100 है, नीचे 0 है, ऊपर कुछ भी है, नीचे 0 है, तो उसको हम इनफाइनाइट मान लेते थे। अगर हम वही चीज यहां पर देखें, क्या 0/0, ऊपर 0 है, हमको दिख रहा नीचे कुछ भी है, आंसर 0 आना चाहिए। फिर 0/0, ऊपर कुछ भी है, नीचे 0 है, इनफाइनाइट। अब बताइए एक फंक्शन के एक से अधिक वैल्यू कैसे हो सकते हैं? तो यह इसको सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो गया, इसको सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो गया। तो उसको सॉल्व करना कठिन हो गया तो हम लेके आए इनडिटरमिनेट फॉर्म को। इनडिटरमिनेट फॉर्म को, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो गए। पहले हम यूज करते थे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशनल मेथड, अब यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, फिर रेशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे, फिर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे। लेकिन जब हम डिफरेंशिएशन भी पढ़ लेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल भी यूज करेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों यहाँ तक? हाँ, तो बच्चों समझते रहिए, मैं हर कैलकुलस के हर टॉपिक को कवर करूंगा और मैथमेटिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर के साल क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड के, मैं 10 ईयर के एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे आपको सॉल्व करके दूंगा। अब आराम से बैठ करके सिर्फ स्टडी करिए। तो हाँ बच्चों, अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड, इसके हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। ठीक, तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। इधर हमने सारे क्वेश्चन लिख लिए, इधर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू x स्क्वायर माइनस 4/x माइनस 2। अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि अगर 2 की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं, डायरेक्ट रखते हैं, तो क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस 4/2 माइनस 2 इक्वल टू 0/0। 0/0 आ रहा है। तो बात जाहिर हो गई कि इसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसको हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशनल मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, तभी हमको लेके आए हैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x, इसको x माइनस प्लस 2 x माइनस 2 अपान x माइनस 2। ठीक, ये कहां से आया? जिन बच्चों को बेसिक में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहां पर जो है नोट करते लिखते चले, नोट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ये यहां से निकल के आया। ठीक, x माइनस 2 कैंसिल हो गया हमारा, निकल के क्या आया, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x प्लस 2 आ गया। अब इसमें पुट करो, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, आपका आंसर आ गया 4। हमको ऐसे ही करना है, 0/0 आए तो फैक्टराइज करो उसको और सीधे वैल्यू पुट करो, आंसर लो। ठीक,
अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, लिमिट h टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, ये भी आ गया। इसमें गिवन है, देखो क्या करेंगे, देखो क्या है, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 4, क्या आ गया, 4 माइनस 6 प्लस 2 अपॉन 4 माइनस 4, आंसर 0/0। इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। हम आगे स्टेप पे बढ़ेंगे। कौन सा स्टेप है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो हमको 0/0 की फॉर्म दिख गई, हम फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ बढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ बढ़ेंगे, थ्री एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ऊपर फैक्टराइजेशन करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर। ठीक, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 1 होगा अपॉन x माइनस 2 x माइनस x प्लस 2 x माइनस 2 आ गया। x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, बचा कितना, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 आ गया। सीधे वाले पुट करेंगे, 2 माइनस 1 2 प्लस 2, आंसर 1/3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो ये दूसरा क्वेश्चन था जिसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया। आप भी इसी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। कहीं भी कोई किसी क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम आ जा रही है, तो सीधे कमेंट बॉक्स में फोटो उसका खींच करके मुझे भेजिए। ठीक, तो बच्चों ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस x 1 प्लस 2x 1 प्लस 3x माइनस 1 अपॉन x। देखो इसमें क्या करना है, लिखा है x टेंडिंग टू 0, इसमें x की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रही है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 की तरफ बढ़ रही है। लेकिन अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे क्या होगा, देखो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 प्लस 0 माइनस 1 0, एक हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 0 0 अपॉन 0 0 0। फॉर्म कौन सी, इनडिटरमिनेट फॉर्म, बन के निकल आई, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। ठीक, बस मैं बच्चों, हाँ, तो इसको हम फैक्टराइजेशन तो ऑलरेडी है, फैक्टर तो इसके ऑलरेडी है। अब यहाँ फैक्टराइज तो ऑलरेडी है, इसको फैक्टर क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे समझना है, बारीकी है इसमें। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। फिर जो 1 आएगा इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, जब 1 बचेगा कौन सा, पॉजिटिव वाला बचेगा, ये पॉजिटिव वाला होगा नहीं होगा। अब इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। समझिए क्वेश्चन को, समझने सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, x का काम खत्म हो गया। बचा कौन, वो ऐसा फंक्शन बचेगा, ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन बचेगा इसमें x ही होगा। x को कॉमन निकालेंगे,
नीचे वाले एक्स पे कैंसिल करेंगे, सीधे वैल्यू पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसी को हो आगे बढ़ाते हैं, कैसे करना है देखिए। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x 1 प्लस 2x 1 प्लस 3x माइनस 1 अपान x एक गिवन है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करें, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 1 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर। ठीक, दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करने का, इसको मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर हो गया, दोनों को उठा के जोड़ दिया, प्लस बीच में 3x हो गया। 1 प्लस 3x हुआ माइनस 1 अपान x हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक, इसको अब क्या हो गया 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस 2x स्क्वायर हो गया। 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 3x प्लस 2x स्क्वायर, फिर इसको आगे करते हैं 3x प्लस 9x स्क्वायर, फिर 6x क्यूब माइनस 1 हुआ, अपान x लिखा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आया क्या लिमिट x टेंडिंग टू 0 3x 6x हुआ, 3x 6x हुआ प्लस 11x स्क्वायर हुआ प्लस 6x क्यूब हुआ अपान x में आया। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, अब फिर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0/0 आएगा। हमने देख लिया कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एक x को हटाओ, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x कॉमन लिया 6 प्लस 11 x प्लस 6x स्क्वायर अपान x कैंसिल हुआ, आंसर आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 6 प्लस 11x प्लस 6x स्क्वायर इतना आया। इसकी वैल्यू पुट करेंगे क्या आएगा आंसर 6 आ गया। ये प्लस 0 11 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 का स्क्वायर, क्या आंसर कितना है हमारा 6 आ गया। आंसर हमारा 6 आ गया। ठीक बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, सीधा फंक्शन है हमारे पास, किसी समझिए एक बार, सीधा फंक्शन हमारे पास 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2x 1 प्लस 3x माइनस 1 गिवन है। इसको हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया, 1 कैंसिल हुआ, x को कॉमन लिया और सीधे वैल्यू पुट किया, आपको आंसर मिल गया। सुना रहे हो बच्चों, तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, तो अपने बुक टेक्स्ट बुक में आपको फैक्टराइजेशन मेथड वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका फोटो खींच करके भेजिए। उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके हम बताएंगे, आपको समझाएंगे। हेलो, हाँ बच्चों, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन मेथड। कुछ ऐसे फंक्शंस होंगे जहां पर फैक्टराइजेशन मेथड फेल हो जाएगा, वहां पर हम यूज करेंगे कौन सा रेशनलाइजेशन मेथड। देखिए, अब देखिए कि दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1 अपान x। अब बताइए अंडर रूट में कौन सा फैक्टराइजेशन यूज कर लेंगे, वहां पर यूज करेंगे जहां अंडर रूट होगा वहां पर यूज करेंगे क्या फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे रेशनलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। यहाँ अंडर रूट है
यहाँ 0.0 की फॉर्म बनेगी, यहाँ भी 0.0 की फॉर्म बनेगी। ठीक, दोनों जगह 0.0 की फॉर्म बनेगी, दोनों जगह अंडर रूट है, दोनों को रेशनलाइजेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक, आगे क्या है क्वेश्चन को देखते हैं। x टेंजेंट टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 गिवन है क्वेश्चन। इसको क्या करेंगे, इसमें तो बनेगी हमारे इंफिनिटी अपॉन माइनस इंफिनिटी की फॉर्म। ये भी क्या है, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये भी। इसको भी सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसके बाद देखेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने टाइप की होती हैं। ठीक, जैसे 0.0 की फॉर्म हो गई। ठीक, 0 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म हो गई, 0 की पावर 0 की फॉर्म हो गई, 1 की पावर इंफिनिटी की फॉर्म हो गई। ठीक, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी की फॉर्म हो गई। तो इस तरह की जितने भी फॉर्म है और इनफाइनाइट मान इनफाइनाइट की फॉर्म हो गई। ये सारी की सारी फॉर्म कौन सी हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इस जितने भी फॉर्म है हर फॉर्म के ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए मेरा अगला लेक्चर जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर इसके बाद जब रेशनलाइजेशन मेथड हो जाएगा तो हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म भी ये क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार लिमिट के जितना भी कॉन्सेप्ट है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो आपकी न्यू प्रिपेयर हो जाएगी क्लास 12 के सिलेबस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो बच्चों ये रहा मेरा पहला लेक्चर, इसको आप अच्छे से समझिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।